हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 क्लासेज में। और इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि अक्षांश रेखा क्या होता है। यदि हम अक्षांश रेखा जान लें तो क्या हम सब कुछ समझ सकते हैं। यानी अक्षांश रेखा की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा अगर देखें तो ये है पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये परिभाषा हमने पढ़ लिया और देख लिया, लेकिन ये परिभाषा पढ़ने और देखने से हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको डिटेल से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, कोई चीज़ अगर हमें समझना हो 3 बातों को अवश्य ध्यान देना है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो 3 चीज़ जानना जरूरी है। तो क्या होता है, तो क्या का मतलब परिभाषा हमने देख लिया, हमको नहीं पता चला, क्या से हमें नहीं ज्ञात हुआ कि क्या है। तो हम देखेंगे क्यों है, ये क्यों है, किस लिए खींचा गया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तीसरा देखेंगे इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। जब ये दोनों हम देख लेंगे कि क्यों खींचा गया, जो अक्षांश रेखा है ये क्यों खींचा गया है और कैसे खींची गई, यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हमें ये कंफर्म है, पता चल जाएगा कि ये क्या है। तब हमें पता चलेगा ये क्या है, क्या है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या है जानने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा किसको खींचा क्यों गया। जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा को पूरे वर्ड में काल्पनिक रेखा बना के खींचा गया है, उसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन खींचा क्यों गया है, इसका रीजन ये है, जैसे पुराने समय में जो जलवायु था, जलवायु का ज्ञान नहीं था, किस एरिया में कैसी जलवायु है। तो जलवायु को निर्धारित करने के लिए, एक कैटेगरी बनाने के लिए, एक समूह बनाने के लिए, उनको विभाजित करने के लिए ही अक्षांश रेखाओं को खींचा गया। जैसे यदि हमें कहीं पे सपोज दैट यहाँ गर्म है, यहाँ पे ठंड है, तो इसके क्षेत्र को डिवाइड करने के लिए, बनाने के लिए ऐसे रेखा खींच दिया गया। ये यहाँ पे ऐसे रेखा खींच दिया गया, ऐसे। इसका मतलब है कि इसके बीच में, इन दो रेखाओं के बीच में जलवायु कैसा होगा, गर्म होगा। इन दोनों के बीच में जलवायु कैसा होगा, ठंडा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ही क्या किया गया है, अक्षांश रेखाएं खींची गई है। सबसे पहले खींचा क्या गया है, जलवायु के लिए। खींचा क्या गया है, जलवायु के निर्धारण के लिए या जलवायु को जानने के लिए कि कहाँ का जलवायु कैसा है, किस देश का जलवायु कैसा है, इसलिए खींचा गया है। लेकिन ये खींचा कैसे गया है, अर्थात कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ध्यान से देखना, जो इसकी उत्पत्ति है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम उत्पत्ति के बारे में देख लें तो हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब क्या कैसे, बस केवल ध्यान से देखना इसकी उत्पत्ति के बारे में। एक कहानी समझना कि उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे जब हमें जलवायु का निर्धारण नहीं पता था कि इस क्षेत्र में कैसा जलवायु है, उसी को निर्धारण करने के लिए क्या किया गया, जो पूरा पृथ्वी है उस पृथ्वी पे क्षैतिज लाइन खींची गई। ऐसे पूरे पृथ्वी पे क्या किया गया, ऐसे क्षैतिज लाइन खींची गई ऐसे। इससे पता चल जाएगा कि इस एरिया के बीच में जलवायु कैसी है, यहाँ के बीच की जलवायु कैसी है और यहाँ के बीच की जलवायु कैसी है। लेकिन ये पूरे अर्थ पे इसी प्रकार खींचा गया। लेकिन दिक्कत ये है कि पृथ्वी जो है इतनी बड़ी है
इतनी बड़ी पृथ्वी पे कोई लाइन को कैसे खींच सकता है, बताइए। इतनी बड़ी पृथ्वी क्या कोई उस पर जहाज लेके जाकर कूद करके खींचेगा या रॉकेट के द्वारा खींचेगा, कैसे खींच सकता है? तो ये दिक्कत थी। तो इसलिए खींचा पृथ्वी पे नहीं गया है, ये पूरे पृथ्वी पे नहीं खींचा गया है। इसके लिए पृथ्वी का एक मॉडल लिया गया है जिसको कहते हैं ग्लोब। मॉडल लिया गया है जो, उसको कहते हैं ग्लोब। क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है, उसको कहा जाता है ग्लोब। रेखाओं को खींचने के लिए किसका सहारा लिया गया? ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब की खोज मार्टिन बेहर ने किया था, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जब इंग्लैंड में ये सबसे पहले जलवायु के निर्धारण के लिए इंग्लैंड में संगठन हुआ, वहाँ पे बताया गया कि इसको खींचने के लिए हमें एक ग्लोब की आवश्यकता होगी। तब जर्मनी के जो बेहर ने थे, उन्होंने ही ग्लोब का निर्माण किया। और ग्लोब का निर्माण जो किया तो उन्होंने बताया कि ग्लोब क्या है। तो ये जो है, ये क्या है? ये पृथ्वी का एक मॉडल है, यानी इट इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। ये क्या है? पृथ्वी का स्वरूप है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी का स्वरूप। पृथ्वी के स्वरूप को ही क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। इसी ग्लोब में ही रेखाएं खींची गई है। कैसे खींची गई है? ये है ग्लोब। सपोज दैट ये हो गया ग्लोब। ये कैसे रहेगा? पृथ्वी की तरह ही रहेगा। इसको यहां बनाते हैं, उसको मिटा दिया जाता है। इस ग्लोब की खोज जो जर्मन के वैज्ञानिक थे बेहर, उन्होंने ग्लोब को बनाया था। और उन्होंने बनाते वक्त ये बताया था कि हाँ, इस पे लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये ग्लोब है सपोज दैट, और इस ग्लोब पे हमें दो लाइन खींचना है। एक अक्षांश रेखा खींचना है जिसको क्षैतिज लाइन खींचा गया था, तो एक लाइन खींचना है ऊर्ध्वाधर जिसको कहते हैं देशांतर। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखा को खींचेंगे। तो अक्षांश रेखा जो खींचा गया था वो एक सबसे पहले बीच से खींचा गया था, यानी पृथ्वी के मध्य से मानकर। अगर कहें कितने कोण से, तो ये पृथ्वी पहले खींचा गया था, इसका मतलब ये कोण था 0 डिग्री। इसको 0 डिग्री पे खींचा गया। इसके बाद यहाँ से लेकर इसी से लेकर 1 डिग्री पे कई रेखाएं खींची गई। तो सपोज दैट 1 डिग्री का मतलब, मान लीजिए हम अगर 30 डिग्री का लाइन खींचना है यहाँ पे, तो हम इस प्रकार खींचेंगे कि यहाँ से लेकर 30 डिग्री कहाँ पे हो जाएगी। तो मान लीजिए 30 डिग्री यहाँ पे हो जाती है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को यहाँ पे होने के पश्चात एक पटरी की से एक स्केल से ऐसे ड्रा करके और ये लाइन खींच देंगे। उसी प्रकार ये तो 30 डिग्री पे बता रहे हैं, 1 डिग्री पे अनेक लाइन खींचे गए। तो बताइए अगर 1 डिग्री पे कई लाइन खींचे गए इस प्रकार, तो लगभग कितनी लाइन खींची गई होंगी। तुम्हें पता है कि 1 डिग्री पे इस प्रकार लाइन खींची गई, तो बताओ ये पहले इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। धीरे धीरे ऐसी पोजीशन आएगी कि जो लाइन था इस प्रकार हो जाएगा। मीन्स इसके लिए जो कोण बन जाएगा ये 90 डिग्री बन जाएगा, 90 अंश बन जाएगा। तो बताइए 1 डिग्री पे एक लाइन खींची जाती है, तो 90 डिग्री पे कितनी लाइन खींची जाती होगी। यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री पे 90 लाइन खींची जा सकती है, 90 लाइन हो सकती है।
इसी प्रकार सेम कंडीशन से नीचे की तरफ भी एक एक डिग्री पे लाइनें खींची चली गई और ये भी इसी प्रकार खींचते खींचते 90 डिग्री पे आ गया। इसका मतलब इस पार्ट में भी कितनी लाइनें खींची गई, तब आंसर होगा 90 डिग्री। इस प्रकार से अगर हम कहें पूरे ग्लोब में कितनी लाइनें खींची गई तो हम कह सकते हैं पूरे ग्लोब में जो लाइन है मीन्स टोटल लाइन, ये टोटल लाइन 90 ऊपर और 90 नीचे, बट हमने इस लाइन को नहीं गिना जो सबसे मध्य से होकर जाती है। इसको भी यदि ऐड करें तो हो जाएगा टोटल 181 लाइन। कुल मिला के 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती है। लेकिन अगर हम कहें कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 121 है, 81 है, लेकिन बाद में दिक्कत ये हुआ, ये तो गिना गया नहीं था, कल्पना के आधार पे एक एक डिग्री पे खींची गई तो पता चला लगभग इस प्रकार से 181 लाइनें खींची जा सकती हैं। बट जब हम इस 90 डिग्री पे लाइन खींचते, इस 90 डिग्री पे आते हैं, क्या इस 90 डिग्री पे कोई ऐसी लाइन खींची गई है? तब आंसर होगा नहीं। 90 डिग्री पे 90वां डिग्री जो था उस पर कोई लाइन ड्रा नहीं किया गया। इसका मतलब जो 90 डिग्री यहाँ हमने बिना ऐड किया, जब 90 डिग्री एक मतलब 89 से जब 90 हुआ तो 1 डिग्री यहाँ पे जो हमने लिया, 1 डिग्री यहाँ पे लिया, इन दोनों डिग्री पे कोई भी लाइन ड्रा नहीं किया। लेकिन यहाँ हमने दोनों लाइनों को गिन लिया, तो इसका मतलब अगर वास्तविक लाइन देखें तो इसका जो वास्तविक टोटल लाइन होगा ये हो जाएगा पूरे 181 में से इन दोनों को हम हटा देंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे कोई लाइन नहीं ड्रा किया गया था। तो इस प्रकार से कुल अक्षांशों की जो संख्या होगी वो भी 179। ऑप्शन में दोनों दे सकता है, 181 भी दे सकता है, 179 भी दे सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है अगर ऑप्शन में 179 आ गया तो हम इसको भूल जाएंगे, सबसे पहले इसको टिक लगाएंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में ये दे दिया, ये नहीं दिया, तो हम इसी को सही करेंगे। तो इस प्रकार से कुल अक्षांशों की संख्या 179 वास्तव में खींची गई थी 121, लेकिन जो वास्तविक रूप से था 179 था। लेकिन बात यह है कि इसमें कुछ ऐसी भी लाइन है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमें बहुत सी सुविधा मिली और इसलिए उन महत्वपूर्ण लाइनों को नाम दे दिया गया। जैसे कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे लाइन ड्रा किए गए थे, जैसे हमें पता है कि सबसे पहले बीच की लाइन ड्रा की गई जो कि 0 डिग्री पे था। ये बीच पे ड्रा की गई मतलब भूमि के मध्य से, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा जाता। और ये भी कहते हैं ये बीच से होता हुआ जाता है, इसलिए इसको बीच से मीन्स विषुवत मतलब बीच से, वत का मतलब होता हुआ, बीच से होता हुआ जाता है, इसलिए इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। चूंकि ये जो लाइन है 0 डिग्री पे खींची गई, इसलिए इसको कह सकते हैं 0 डिग्री रेखा। और इन तीनों को इंग्लिश में केवल कहते हैं इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या तो 0 डिग्री रेखा। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींची गई, वो खींची गई है
23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। और इस 23.5 डिग्री की जो लाइन खींची गई है, इस लाइन का नाम लिया गया कर्क रेखा। कर्क रेखा इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसके ऊपर कुछ 66 डिग्री पे लाइन खींची गई है, ये खींची गई है 66.5 डिग्री। इसको कहते हैं, चूंकि हमें पता है ऊपर एक सागर है जिसका नाम है आर्कटिक सागर, उसी आर्कटिक सागर के इसका नाम कहा है आर्कटिक उसी नाम पे कहा है आर्कटिक। यहाँ यदि हम इसको देखें तो हमें ये वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब इसलिए इसमें जोड़ दिया गया आर्कटिक वृत्त। और ये क्या है, लाइन है, इसलिए कह सकते हैं रेखा। मतलब ये था आर्कटिक वृत्त रेखा, इंग्लिश में कहते हैं आर्कटिक सर्किल लाइन, आर्कटिक वृत्त रेखा। इसी प्रकार इस विषुवत रेखा के नीचे सेम 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पे एक लाइन और ड्रा किया गया और इसका नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया मकर रेखा। इंग्लिश में कहते हैं कैप्रिकॉर्न ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके नीचे एक लाइन और ड्रा की गई और ये ड्रा किया गया था 66.5 मीन्स 66.5 डिग्री और इसका नाम दिया गया है, चूँकि हमें पता है यहाँ पे एक सागर पड़ता है, उस सागर का नाम है अटलांटिक सागर, इसलिए इसका नाम उसी से पड़ा है अंटार्कटिक सागर, इसलिए इसका नाम पड़ा है अंटार्कटिक। यहाँ भी एक सर्किल दिखाई दे रही है, इसलिए वृत्त, और ये दोनों क्या है, रेखा है, अंटार्कटिक वृत्त रेखा, इंग्लिश में भी अंटार्कटिक सर्किल लाइन कहते हैं। इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट खींची गए लाइन जिनको ये नाम दिया गया, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस लाइन को 23.5 डिग्री पे ही क्यों खींची गई। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, हमें पता है तो एक लाइन 1 डिग्री पे खींची गई, तो ये आधा कहाँ से आ गया, 23.5 कैसे हो गया। अगर खींचना ही था तो 24 पे खींच लेते, खींचना ही था 66 के बजाय 65 या 65 67 68 हो सकता था। ये आधा लेने की क्या जरूरत थी। तब आंसर होगा, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे कारण है कि 23.5 डिग्री इसलिए लिया गया, यहाँ पे 66 डिग्री ही लिया गया। तो क्या कारण है, तो अब हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है उसको 23.5 डिग्री, आर्कटिक जो रेखा है 66.5 डिग्री पे ही क्यों दिया गया है। तो उसका रीजन होगा कुछ इस प्रकार, उसका रीजन होगा
उसका रीजन है सपोज दैट इट इज अर्थ या पृथ्वी है। कुछ लोग बताते हैं जो 30 डिग्री पे खींची गई है लाइन, वो खींची गई है सूर्य के उत्तरायण की वजह से। मतलब सूर्य 30 डिग्री पे वहाँ से प्रवेश करता है, वहाँ से 30 डिग्री से उस धूम पे प्रकाश करती है। कुछ लोग कहते हैं 30 डिग्री पे इसलिए खींचा गया क्योंकि पृथ्वी 30 डिग्री पे झुकी है। लेकिन इसका जो वास्तविक रीजन है ये है कि सपोज दैट इट इज ए सन, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य गोल होता है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, हमें पता है जो पृथ्वी है वो 30 डिग्री पे झुकी हुई है। कुछ इस प्रकार सपोज दैट बना दें तो ये जो झुकी है इसका अंदर जो है 23.5। तो जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमें पता है जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे, वहीं पे पड़ेगा जो इसके सामने है। मतलब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यह एरिया से यह एरिया के बीच जो सूर्य का प्रकाश होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा क्योंकि ये सीधी दिशा में है। और यही रेखा जो थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बॉर्डर था, ये जब नापा गया तो ये मिला, ये जो रेखा है ये 23 डिग्री पे मिल रही थी। यहाँ से देखा गया जहाँ से सूर्य का बॉर्डर है, जहाँ से सूर्य की रोशनी कम होती थी, वहाँ से जब नापा गया तो ये भी कितना आया 23.5 इसलिए 23 डिग्री पे ये लाइन ड्रा किया गया जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और 23 डिग्री पे नीचे एक लाइन ड्रा किया गया जिसको मकर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे और अगले वीडियो में देखेंगे इसके बारे में, इसको कर्क रेखा क्यों कहते हैं। ये कब तक पढ़ेंगे? 4 बजे से पढ़ाओगे? अच्छा क्या है सुना जी बहुत फुल टाइम है जी देखते हैं जी जी। तो 23.5 डिग्री पे ये जो था इसका प्रकाश सबसे ज़्यादा इसका बॉर्डर था और यहाँ नीचे भी वही था, इसलिए ये जो रेखा खींची गई 23.5 डिग्री पे खींची गई, इसलिए इसको 23.5 डिग्री पे खींचा गया। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे बाकी से जो जगह है यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश था ये इसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा दूरी पे पहुँचता है और जो सबसे लास्ट पार्ट है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सबसे लास्ट में पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ भी जो सबसे लास्ट एरिया है यहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे लास्ट में पड़ता है। तो ये देखा गया कि जो यहाँ सबसे लास्ट में पड़ता है और यहाँ जो सबसे लास्ट में पड़ता है तो इसको एक यहाँ से डिवाइड कर दिया गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसका सूर्य का प्रकाश का जो ताप है प्रभाव है अलग है यहाँ की अपेक्षा। उसी प्रकार जो यहाँ ताप पड़ता था इस ताप से अलग था, इसलिए यहाँ पे एक लाइन दिया गया और ये लाइन जब देखा गया मापा गया तो ये लाइन जो निकला इसका जो बॉर्डर निकला ये निकला 66.5 डिग्री। यहाँ देखा गया तो ये भी मिला 66.5 डिग्री, इसलिए ये 23 डिग्री और ये 66 डिग्री खींची गई। चूँकि हमें पता है इस प्रकाश में
हमें पता है एक बीच से रेखा खींची गई थी जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, और यहीं से सभी लाइन ड्रा की गई थी। तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी कहाँ से मापी गई है? इसी विषुवत रेखा से मापी गई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 23.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 66.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 23.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 66.5 थी। तो हमें पता है जो सूर्य का प्रकाश है इस बीच एरिया में सबसे ज़्यादा पड़ता है, इसलिए यहाँ भी जितने भी कंट्री पाए जाएंगे, जितने भी देश पाए जाएंगे, उसमें जो मौसम होगा कैसा होगा? थोड़ा गर्म होगा। और इस मौसम को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। यहाँ जो था इसको ट्विस्ट कर देंगे इसे। यहाँ जो था यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सबसे कम आ रहा था, इसलिए इसको कहा गया। ये जो ध्रुव है हम जानते हैं उत्तरी ध्रुव थे, तो ये जो ध्रुव था सबसे ठंड प्रदेश था। यहाँ पर जो मौसम था ठंडा था, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ जो था उससे ज़्यादा गर्म था, तो इससे ज़्यादा ये गर्म था। तो इस प्रकार से जो मौसम की जलवायु की स्थिति थी इस प्रकार से विभाजित हुई, और इस प्रकार से रेखा के पता चल गया कि हाँ इस एरिया के अंतर्गत जितने भी कंट्री आएंगे उसका जो मौसम होगा ऐसा होगा, इसके अंतर्गत जितने भी आएंगे उसका जो मौसम होगा कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे कुछ देश पड़ते हैं जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, आयरलैंड है, यहाँ पे हमें पता है अंटार्कटिका है। चूँकि पृथ्वी जो है इस प्रकार झुकी है, इसका मतलब है यहाँ पे प्रकाश सबसे ज़्यादा पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश पहुँचने में ये जो पृथ्वी का लेयर है ये इसको थोड़ा सा ढक लेता है। इसलिए इस स्थान पे जितने भी कंट्री पाए जाते हैं यहाँ पे लगभग 6 मंथ 6 महीना दिन होता है। 6 महीना दिन होता है, और यहाँ पे इसलिए 6 मंथ 6 महीना रात होता है, क्योंकि इसके जो प्रकाश जब जाते हैं तो इस लेयर की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि कुछ इस प्रकार है तो इसके लेयर ढक लेते हैं, और यहाँ पे प्रकाश सूर्य का नहीं पहुँच पाता, इसलिए यहाँ रात रहती है। और यहाँ पे जो सूर्य का रोशनी है इस प्रकार है, इसलिए इसके ध्रुव पर सूर्य के प्रकाश आसानी से आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 6 महीना दिन होता है। लेकिन अगर दिन होना ही था तो 6 ही महीना क्यों हुआ? अगर रात होना ही था तो 6 ही महीना क्यों होता? इससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं? तो आंसर होगा, हमें पता है जो पृथ्वी है वो 2 स्थितियों में घूमती है, एक अपने अक्ष पे, एक पूरा परिभ्रमण करती है। मतलब 24 घंटे में कुछ इस प्रकार घूमती है और कुछ ऐसे घूमते घूमते, सपोज दैट मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, जिस प्रकार झुकी हुई, तो अपने अक्ष पे ऐसे घूमते हुए इसका चक्कर लगाए। तो बताओ सपोज दैट ये घूमते हुए जब ऐसे जाएगी, घूमते ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जब ये घूमना शुरू करेगी तो ऐसे जब घूमेगी तो जो पिछला एरिया था ये सामने पड़ेगा, और जब ये सूर्य के प्रकाश में पड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रात की अपेक्षा दिन हो जाएगा। और ये घूमते तब तक ये नहीं घूम पाता जब तक यहाँ नहीं पहुँचता, यहाँ पहुँचेगा फिर जो घूम जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसे 6 महीना लग जाता है। इसी प्रकार ये जब घूमेगा, ये रात है, जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो उसको आने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं, इसलिए वहाँ पे 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है। दूसरा प्रश्न ये है जो 23.5 डिग्री पे खींचा गया, इसका नाम कर्क रेखा ही क्यों पड़ा और इसका नाम मकर रेखा ही क्यों पड़ा? उसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है,
क्योंकि ये वीडियो हमें लगता है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।